Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक विस्टाज जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर है, इसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। How do geographical phenomena help us to know about the history of mankind? जियोग्राफिकल यानी भूगर्भीय, फिनोमेना यानी कि घटना। तो मानव जाति के इतिहास को जानने के लिए भूगर्भीय घटनाएं कैसे हमारी मदद करती हैं। Geographical phenomena helps us to know more and more about the history of mankind. भूगर्भीय घटनाएं मानव जाति के इतिहास को जानने के लिए हमारी अधिक से अधिक मदद करती हैं। As only through it we come to know about the present, past and future of the earth. क्योंकि सिर्फ इन्हीं भूगर्भीय घटनाओं के माध्यम से ही हम पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाउ लाइफ वॉज देन एंड ग्रेजुअली हाउ इट शेप्ड नाउ। क्या जानकारी मिलती है कि अतीत में लाइफ कैसी थी, ठीक है, और कैसे धीरे धीरे बदलती हुई वर्तमान में आई, और ये भी जानकारी मिलती है कि अब भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी। साइंटिस्ट एडमिट दैट वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज़ ट्रैप्ड अंडर द लेयर्स ऑफ एंटार्क्टिका। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्व का भूगर्भीय इतिहास इन्हीं एंटार्क्टिका के परतों के नीचे दबा हुआ है। What are the indications for future of humankind? मानव जाति के भविष्य के लिए क्या संकेत मिलते हैं, यानी कि मानव जाति का भविष्य आगे कैसा होगा, इस बारे में क्या संकेत मिलते हैं। डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्षय होना, डिफॉरेस्टेशन, दिन ब दिन जंगल का ख़त्म होते जाना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का पिघलना। तो ग्लेशियर्स क्या होती हैं? बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो इनका पिघलना। एंड द कोलैप्स ऑफ आई कैप्स, आई कैप्स यानी कि जो बर्फ़ की दीवारें होती हैं उन्हें कहते हैं। तो बर्फ़ के इन दीवारों का धीरे धीरे ढहते जाना क्लियरली गिव्स द इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी संकेत, फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड दैट इट इज़ नॉट सेफ। तो ये सब चीज़ें कि ओजोन परत का क्षय होना, जंगल ख़त्म होना, ग्लेशियर का पिघलना, बर्फ़ की दीवारों का ढहना, ये सब स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि मानव का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। इफ़ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज सून दिस मैनकाइंड विल बैनिश्ड फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। और अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती रही तो ये तय है कि पृथ्वी नाम के इस ग्रह से मानव जाति का खात्मा एक दिन ज़रूर हो जाएगा। एकेडेमिक सोलेस्की वॉज हेडिंग टुवर्ड्स एंटार्क्टिका। वाई? एकेडेमिक सोलेस्की एंटार्क्टिका की ओर बढ़ रही थी, क्यों? एकेडेमिक सोलेस्की वॉज ए रशियन रिसर्च वेसल। एकेडेमिक सोलेस्की एक रशियन शोध पोत्र थी, जहाज़ था रशिया का, है ना। और जनरली लोग शोध के लिए यहाँ वहाँ जाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। विच वॉज हीडिंग टुवर्ड्स एंटार्क्टिका विद ए ट्रुप ऑफ 52 पीपल टू स्टडी द रिसर्च एंड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड अंडर द गाइडेंस ऑफ कैनेडियन जियोफ ग्रीन। तो ये जो एकेडेमिक सोलेस्की था
ये अपने साथ 52 लोगों के समूह को लेकर के धीरे धीरे एंटार्क्टिका की ओर बढ़ रही थी। तो वे 52 लोग क्यों जा रहे थे एंटार्क्टिका? वे वहाँ कैनेडियन गाइड जियोफ ग्रीन के नेतृत्व में मानव जाति के इतिहास और उस पर मानव जाति के इतिहास का अध्ययन करने और उन पर शोध करने के लिए जा रहे थे। नेम द प्रोग्राम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रोग्राम का नाम और इसका उद्देश्य क्या था? द प्रोग्राम वॉज स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो इस प्रोग्राम का नाम दिया गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर छात्र, विद अ मोटिव टू गिव हाई स्कूल स्टूडेंट्स। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हाई स्कूल के छात्रों को एक अवसर दिया जाए, एन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षणिक अवसर दिया जाए, टू डू द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका, ताकि वो वहाँ पहुँचें और एंटार्क्टिका का अध्ययन कर सकें। तो इस प्रोग्राम का नाम दिया गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसका मुख्य उद्देश्य था हाई स्कूल के छात्रों को एंटार्क्टिका के अध्ययन का एक शैक्षणिक अवसर देना। What was गोंडवाना लाइक? गोंडवाना कैसा था? हाउ डिड इट चेंज? और अब इसमें कैसा परिवर्तन हुआ? गोंडवाना वॉज ए जाइट एमलगेटेड, मिश्रित सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है ना, अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो। लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना एक विशाल मिश्रित सदर्न यानी दक्षिणी महाद्वीप था। द क्लाइमेट वॉज वार्म एंड देयर वेर मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा यानी कि वनस्पति, फाना यानी कि प्राणी। और उस समय की जलवायु कैसी थी? वहाँ की गर्म थी और वहाँ पर वनस्पतियों और प्राणियों का विशाल विविधता पाई जाती थी। लेकिन मानव के बारे में कहें तो देयर वेर नो ह्यूमन बीइंग। वहाँ उस समय मानव जाति का अस्तित्व नहीं था। परहैप्स ये वही समय था जब डायनासोर्स पृथ्वी पर पाए जाते थे। आज से लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले, अबाउट 1 मिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले इट डिसइंटीग्रेटेड टू सेपरेट इनटू कंट्री। ये धीरे धीरे टूटती गई। जो दक्षिणी महाद्वीप था विशाल, वो धीरे धीरे टूटता गया और अलग अलग देश बनते गए, शेपिंग द ग्लोब सच एज वी नो इट टुडे। और पृथ्वी का कुछ ऐसा रूप बना जो आज हमारे सामने है। आफ्टर रीचिंग गोंडवाना, वॉट वर देयर रिएक्शन? गोंडवाना पहुँचने पर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? आफ्टर रीचिंग गोंडवाना दे वर हाईली एक्साइटेड। गोंडवाना पहुँचने के बाद वे लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। बिकॉज दे वर हाईली एक्साइटेड एज they were at a remote area of the earth where no mankind could sustain। क्योंकि वे पृथ्वी के ऐसे रिमोट एरिया में थे, दूरस्थ क्षेत्र में थे, जहाँ मानव जाति एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी, रह ही नहीं सकती थी, है ना। कुड सस्टेन टोटली। पीसफुल एनवायरनमेंट एग्जिस्टेड, और वहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से शांत था। ए प्लेस विच वॉज विदाउट ट्री, बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ न पेड़ थे, न कोई इमारत थी और न कोई सूचना पट था। हाउ इज़ एंटार्क्टिका ए सब्जेक्ट फॉर डिबेट फॉर एनवायरमेंटलिस्ट? तो जो पर्यावरणविद हैं उनके लिए एंटार्क्टिका हमेशा से एक बहस का विषय रहा। उसके छोटे छोटे मुद्दे रहे जो उनके लिए बहस के विषय रहते थे। क्यों? तो एंटार्क्टिका इज़ ऑलवेज ए सब्जेक्ट फॉर डिबेट फॉर एनवायरमेंटलिस्ट।
तो अंटार्कटिका जो था वो हमेशा से पर्यावरणविदों के लिए एक बहस का विषय रहा, बिकॉज ओनली अंटार्कटिका इज़ अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बींग्स, क्योंकि अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ मानव जाति का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये छोटे छोटे क्या मुद्दे उठते रहे देखेंगे। विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या पश्चिमी एंटार्क्टिका की बर्फ़ की चादर पूरी तरह पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट विल डिसरप्टेड, तो क्या गल्फ स्ट्रीम जलधारा का प्रवाह बाधित होने लगेगा। और विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, या जैसा कि हम जानते हैं कि क्या यह दुनिया का एक अंत होगा। सच मेनी कंसर्न्स इशूड आर रेज्ड फॉर डिबेट, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो पर्यावरणविदों के लिए बहस का विषय बने रहते हैं। हाउ डिड दे रीच एंटार्क्टिका, वे एंटार्क्टिका कैसे पहुँचे। They traveled over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. In this way, they reached Antarctica. उन्होंने कार, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ में लगभग 100 घंटों तक यात्रा की और इस तरह वे एंटार्क्टिका पहुँचे। What was wondrous about Antarctica? एंटार्क्टिका के बारे में वॉन्डरस यानी कि आश्चर्यजनक क्या था। एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, श्वेत परिदृश्य, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, नीला क्षितिज। तो दूर दूर तक फैला एंटार्क्टिका का विशाल सफ़ेद परिदृश्य, निर्बाध नीला क्षितिज, एंड इट्स इंटेंसिटी एंड आइसोलेशन, और इसकी विशालता, इसका अलगाव, वॉज द वॉन्डरस अबाउट एंटार्क्टिका। तो ये वो सब चीज़ें थीं जो कि आश्चर्य से भर देती थीं, है ना। ये उनकी विशालता, उसका अलगाव और नीला क्षितिज, सफ़ेद परिदृश्य, ये सब कुछ हमें आश्चर्य से भर देती थी। बहुत ही आश्चर्यजनक था एंटार्क्टिका का परिदृश्य। What is the pretty mind-boggling fact can one observe? वे क्या चीज़ें हैं जो मस्तिष्क को आश्चर्य से भर देती हैं। By the study of Antarctica, एंटार्क्टिका का अध्ययन करने के बाद द फैक्ट, ये तथ्य, साउथ इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि भारत उत्तर की ओर खिसक रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए उधर की ओर खिसक रहा है। एंड मेनी अदर बोगल द माइंड एंड प्रोड्यूस मैनी इमेजिनेशन, तो ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें अध्ययन के बाद इन तथ्य का पता चला कि सभी एक दूसरे की ओर धीरे धीरे खिसक रहे हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो हमें नई कल्पनाओं को हमारे अंदर जन्म देती हैं। What type of sound can be heard there? तो एंटार्क्टिका में किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अव्वल तो एंटार्क्टिका में बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। द साउंड ऑफ ओकेजनल एवलेंचेस और कैल्विंग ऑफ आइस शीट्स कैन ओनली बी हर्ड इन एंटार्क्टिका, लेकिन ओकेजनल यानी कभी कभार होने वाले हिमस्खलन यानी कि बर्फ़ के गिरने की आवाज़ या कभी कभार बर्फ़ की चादरों के दरकने की आवाज़ ही एंटार्क्टिका में सुनाई देती है। वाई जॉफ ग्रीन स्टार्टेड टू ब्रिंग ओनली स्टूडेंट्स टू एंटार्क्टिका, जॉफ ग्रीन केवल छात्रों को ही क्यों ले जाना चाहते थे एंटार्क्टिका पर। He brought only students because they are the future policy maker. वे छात्रों को ही एंटार्क्टिका इसलिए ले गए
क्योंकि उनके अनुसार ये छात्र ही भविष्य के नीति निर्माता हैं। दे पॉलिसी मेकर टुक इंटरेस्ट एंड रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। वे जानते थे कि ये छात्र वहाँ एंटार्क्टिका के वातावरण का अध्ययन करेंगे और भविष्य में क्या होने वाला है इस चुनौती को स्वीकार करके उसके अनुसार ही भविष्य की नीतियों का निर्धारण करेंगे। वाई एंटार्क्टिका इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी नेचर। प्रकृति के अध्ययन के लिए एंटार्क्टिका बिल्कुल सटीक जगह है, बिल्कुल सही जगह है। ऐसा क्यों कहा गया है? एंटार्क्टिका इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी नेचर बिकॉज, तो प्रकृति के अध्ययन के लिए एंटार्क्टिका बिल्कुल सटीक जगह है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इट हैज़ सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत साधारण है। एंड लैक यानी कि कमी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और जैव विविधता की कमी है, यानी बहुत कम जैव विविधता पाई जाती है, ना के बराबर। एबव ऑल इट इज़ अनटच्ड बाय ह्यूमन बीइंग, और सबसे ऊपर तो ये बात कि ये जगह मानव जाति के हस्तक्षेप से काफ़ी दूर है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, बाय ग्रीन प्लांट्स इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो हरे पौधों के द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में केमिकल ऊर्जा के रूप में बदल देना, ये प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। What various expenses did they cross to reach Antarctica? एंटार्क्टिका तक पहुंचने के लिए इन्हें कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ा? 9 टाइम जोन्स, 9 समय विभाग, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चौकियों को, यानी कि एंटार्क्टिका तक पहुंचने के लिए 9 समय विभाग, 6 चौकियों को पार करना पड़ा। 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर्स वर क्रॉस्ड बाय देम टू रीच एंटार्क्टिका, और इनमें शामिल था 3 समुद्र और कम से कम इतने ही वायुमंडल जो इन्होंने एंटार्क्टिका तक पहुंचने के लिए पार किया था। तो बहुत मुश्किल सफ़र था इनका। What was the writer's feeling on reaching Antarctica? एंटार्क्टिका पहुंचकर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया थी? The writer's first emotion on reaching Antarctica was that of relief. ओ, बिल्कुल सुकून मिल गया। एंटार्क्टिका पहुंचकर लेखिका की पहली प्रतिक्रिया थी कि उसने चैन की सांस ली। She felt relieved to have set foot on the Antarctica continent after over 100 hours. 100 घंटों की लगातार यात्रा के बाद एंटार्क्टिका महाद्वीप की सतह पर पैर रख करके लेखिका ने काफ़ी सुकून महसूस किया। Then she experienced a sense of amazement, आश्चर्य है ना, on seeing the vastness and immense white landscape which dazzled her eyes. और फिर वहाँ की विशालता और अपार सफ़ेदी का परिदृश्य देखकर उन्हें विस्मय का अनुभव हुआ, ठीक है, dazzled her eyes, और इस परिदृश्य ने उनकी आँखों को चकाचौंध कर दिया। How was Antarctica a chilling prospect for a South Indian तुसानी डोसी? तुसानी डोसी जो एक साउथ इंडियन थी, दक्षिण भारतीय थी, गर्म प्रदेश की थी, उन पर एंटार्क्टिका की शीत का क्या असर हुआ होगा आपके अनुसार, है ना? तुसानी डोसी इज ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन। तो तुसानी डोसी साउथ इंडियन थी, दक्षिण भारतीय थी,
गर्म प्रदेश की थी और ये सूर्य की पूजक थी, सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय थी। एंड फॉर हर टू स्पेंड 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored is a chilling prospect। और उनके लिए एक ऐसी जगह 2 हफ्ते बिताना जहाँ पर पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ का भंडार है, उन पर शीघ्र शीतलन की काफ़ी संभावना थी। Not just for circulatory and metabolic systems functions but also for the imagination। सिर्फ ये शरीर के रक्त संचार और चयापचय क्रियाओं पर ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि मस्तिष्क पर भी, कल्पना पर भी प्रभाव डालने लगता है। तो ये बहुत ही कठिन समय था। Why the program Students on Ice became so successful? ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये इतना सफल क्यों रहा? द प्रोग्राम बिकेम सो सक्सेसफुल बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। अगर ये अध्ययन के लिए साउथ पोल की तरफ जाते तो साउथ पोल के बिल्कुल करीब वो जाएं और उससे प्रभावित भी ना हों, ये असंभव था। But at Antarctica, when they visibly see the glaciers melting, लेकिन एंटार्क्टिका पहुंचना ठीक था, वो पहुंच गए वहाँ पर, ठंड थी वहाँ पर, और जब वहाँ पहुंचकर वो अपनी आँखों से ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देख रहे हैं, आइस कैप्स कोलैप्सिंग, बर्फ़ की चादरों को टकरा करके गिरते हुए देख रहे हैं, टूटते हुए, दरकते हुए देख रहे हैं, देन दे विल रियलाइज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्लियरली। और तब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक वार्मिंग हो रही है, विश्व गर्म हो रहा है, उसका एंटार्क्टिका पर क्या असर पड़ रहा है। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स गॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम के जरिए इन छात्रों ने एक शैक्षणिक अवसर, एंटार्क्टिका के अध्ययन का शैक्षणिक अवसर भी प्राप्त किया और भविष्य में आने वाले खतरों को भांपा। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर स्टूडेंट्स एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।